नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं नसीबों का लिखा का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। काजल को आज कॉलेज ले जाते वक्त सौर उससे कुछ कहना चाहता था जिसे वो महसूस करती है पर पूछ नहीं पाती। कॉलेज आने पर जब वो उतरने लगती है तो काजल, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ छोटे ठाकुर, कहिए ना। ओ मुझे रोमी से अकेले में बात करनी है, तुम हेल्प करो ना। वो अपने कान खुजाते हुए कहता है, आपको क्या बात करनी है, मुझे बोलिए, मैं कह दूंगी उससे। वो सब कुछ जान करके उसे परेशान कर रही थी। वो कुछ बातें हैं जो उसी को कह सकता हूँ, तुम जाओ उसे मेरे पास ले करके आओ ना प्लीज। वो उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ उसे बुला करके, आप यहीं रहिएगा। वो मुस्कुरा करके उसे परेशान करना छोड़ देती है और रूमी के सेक्शन की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों आते दिखाई देते हैं। अरे यार, छोड़ना हाथ, कहाँ ले जा रही है मुझे? काजल उसका हाथ खींचती हुई आई और बोली, छोटे ठाकुर को तुझे कुछ बताना है, इसलिए तुम दोनों बातें करो और मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाय। वो उसे सौर के आगे खड़ी करके हंसती हुई भाग जाती है। क्या बात है सौर जी? वो उसकी नज़रों में देख करके बोलती है। वहाँ चल करके बैठते हैं रूमी। वो नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ इशारा करता है। ओ हाँ में सिर हिलाती है, आगे बढ़ती है। दोनों वहां बैठते हैं। रूमी के दिल में शोर सा उठ रहा था, उसे अपनी धड़कनें बेकाबू होती लगने लगी थी। रूमी, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ और मेरी फैमिली को तो तुम जानती ही हो। रुक करके उसकी आंखों में देखता है जहां उलझन सी छाई थी। रितु अब अपने घर बस गई है और अब माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी हैं। तो सीधे सीधे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी माँ की इकलौती बहू बनना पसंद करोगी और क्या इस बंदे को गोद लेना चाहोगी? अगर जवाब हाँ है तो मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर के आता हूँ, वो धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है। रूमी इस अजीबो गरीब शादी के प्रपोजल पर हंस हंस करके दोहरी होती जाती है। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तभी, ए हंस क्यों रही हो? सीधा साधा बंदा हूँ, सीधे तरीके से प्रपोज किया है, अब जल्दी से शादी के लिए हाँ बोलो। वो उसका हाथ अपने हाथों में ले करके बोलता है। रूमी हंसते हंसते रुक जाती है और अपना हाथ धीरे से छुड़ा करके खड़ी होती है। सौर जी, आप मुझे अच्छे लगते हैं पर मेरी शादी का फैसला मेरे पापा की मर्जी से होगी, आप उनसे ही पूछ लीजिए। वो सच्ची बात उससे कहती है और हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, कह करके वो हंस करके वहां से निकल करके क्लास में चली जाती है। सौर खुशी से हंस पड़ता है और गुनगुनाने हुए वहां से निकल करके गाड़ी में बैठ करके घर चल पड़ता है। पेड़ की ओट में छुपा प्रिंस निकलता है और मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा सौर, तुम्हें अपने प्यार से अलग ना किया तो मेरा नाम प्रिंस नहीं। कर ले तू शादी की तैयारी पर मैं ये पूरी नहीं होने दूंगा, वो दांत पीसते हुए बोलता है। सौर घर आकर के माँ को रूमी के बारे में बताता है। वो भी तैयार थी क्योंकि रूमी थी भी अच्छी लड़की, सुंदर, सुशील और खानदानी भी। वो दूसरे दिन ही रूमी के घर काजल को लेकर के पहुंच जाती हैं, जिसे सौर उसके घर के आगे छोड़ करके चला जाता है। काजल और ममता जी को रूमी की माँ बहुत आदर से बैठक रूम में बैठाती हैं। रूमी के पापा भी आते हैं और तीनों बातचीत करने लगते हैं। काजल बोर होने लगती है तो रूमी की माँ ने उसे रूमी के रूम की तरफ दिखा करके भेज दिया। वो अंदर घुसती है तो रूमी बेड पर बैठी हुई खुद में खोई धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। अच्छा जी, मैं तुम्हारी यहाँ कब से आ करके बोर हो रही हूँ और मेरी सहेली सपनों में खोई है, कहते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है। अरे छोड़ ना काजल, हा 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 हंसती है, छोड़ वरना मारूंगी, मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती, छोड़। वो बेड पर हंस हंस करके बेहाल हो गई थी। काजल उसे छोड़ करके बैठ जाती है। अभी तक तो तुझे रूमी कहती थी, अब क्या कहूंगी छोटी मालकिन? वो उसे छेड़ने लगी। वो तेरी सहेली हूँ
और सहेली ही रहूंगी, समझी मेरी काजल, उसका नाक हिलाते हुए बोली। दोनों हंस देती हैं और गप्पे मारने लगती हैं। रूमी के पापा शादी के लिए तैयार थे। सौर बहुत ही नेक और संस्कारों वाला लड़का था। उसके घर में पैसों कौड़ी का अभाव भी नहीं था। रूमी की भी पसंद वो लोग जानते थे, इस कारण चटमगनी पट ब्याह तय हो गया। ममता जी रूमी के कमरे में आती हैं और उसके हाथ पर शगुन के पैसे रखती हैं। वो उन्हें प्रणाम करती है, वो खूब आशीर्वाद देती हैं। सब बहुत खुश हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर खुशी खुशी वो दोनों घर आ जाते हैं। सौर जब जानता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बेहद खुश था। काजल भी बहुत खुश थी, क्योंकि रितु के जाने के बाद वो ही उसकी सहेली थी और अब उसके पास आने वाली थी। आज कॉलेज में प्रिंस जब उससे मिलता है तो वो सौर और रूमी की शादी की बात उसे बताती है। वो तो दिल में जल उठता है, पर काजल को बधाई देता है। फिर वो लोग पढ़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। प्रिंस काजल को निहारे जा रहा था। वो बस बोल रही थी और प्रिंस चुपचाप उसकी बात सुनता देखे जा रहा था। वो बोलते बोलते रुक जाती है। क्या हुआ आपको, चुप क्यों हो गए? प्रिंस उसका हाथ अपने हाथों में लेकर के कह उठता है, काजल एक बात बोलूं? प्लीज बुरा मत मानना, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप जब बोलती हैं तो मुझे कोई होश नहीं रहता। मेरा दिल हर वक्त आपके पास रहने को तड़पता है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता? वो उससे अपने झूठे प्यार का इजहार का इकरार चाहता था। वो अपना हाथ धीरे से खींचने की कोशिश करती है, पर वो जोर से पकड़े था। छोड़िए ना प्रिंस जी, कोई देख लेगा तो बातें बनाने लगागा। वो शर्माती सी बोली, नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपका जवाब चाहिए काजल। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हैं? यदि मैं आपको पसंद नहीं हूं तो आपके लाइफ से चला जाऊंगा, कभी लौट करके नहीं आऊंगा। प्लीज हाँ या ना बोल दीजिए। वो उसे आज चारों तरफ से अपनी बातों में फंसा करके ही मानने वाला था। काजल चुप होकर के सोचने लग गई, फिर धीरे से बोली, हाँ प्रिंस जी, आप मुझे पसंद हैं। पर वो बीच में ही चुप हो जाती है। पर क्या? आगे बोलो काजल। वो बेताब था उसकी रजामंदी पर। आपको मेरी सच्चाई मालूम नहीं है। जब मालूम होगी तो आप खुद मुझसे दूर हो जाइएगा। वो उदासी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा काजल, मुझे आपके पिछली बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आज वाली काजल चाहिए जिसके बिना मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं काजल। वो उदास होने का नाटक करता बोलता है, नहीं ऐसा मत बोलिए। वो अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, हाँ मुझे भी आपसे प्यार हो गया है प्रिंस, पर मेरे पापा का सपना मुझे डॉक्टर बनते देखना था, जो मैं पूरा किए बिना शादी को सोच भी नहीं सकते। वो सर झुका लेती है। मैं आपका इंतजार करूंगा काजल। आप अपने पापा का सपना पूरा कीजिएगा, तब मैं आपसे शादी का सोचूंगा। वो अपनी लच्छेदार बातों से उसे उलझाता चला गया था। काजल शादी का नाम सुन करके शर्मा जाती है और क्लास चलने को बोलती है। दोनों अपने क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। प्रिंस की आंखों में कुटिलता भरी मुस्कान तैरने लगी थी, जिसे काजल नहीं देख पाई थी। वो दोनों वहां से निकल करके क्लास में जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। काजल के होंठों पर मुस्कान फैली थी और वो प्रिंस के बारे में सोचने लगी थी। प्रिंस दिल ही दिल में उसके सारे ख्वाब नोचने के बारे में सोच चुका था। घर में सौर और रूमी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। रितु भी एक दो दिन में आ करके सब मार्केटिंग करके जाती थी। काजल चकर घिन्नी बनी सब कामों का जिम्मा अपने हाथों में ले चुकी थी और बीच बीच में पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि परीक्षा भी इन्हीं दिनों होने वाली थी। उस दिन रूमी कैंपस में बहुत देर से बैठी काजल का इंतजार कर रही थी। सौर ने फोन करके बताया था कि वो उसके लिए काजल के हाथों कुछ भेज रहा है। उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो आते दिखी उसे। सौर गेट से ही चला गया था। हाय काजल, उसे देख करके बोलती है। वो बेसब्री की तरह उठ करके जाती है। हेलो काजल, ला मेरा सामान दे। कहाँ है? क्या सामान? मेरे पास कुछ नहीं है। वो उसे तंग कर रही थी। देना काजल, सौर जी ने मुझे बताया है कि वो तुझे कुछ दिए हैं मुझे देने को। वो रुआसी हो गई थी। अच्छा ठीक है रुक। वो उसकी जल्दबाजी देख करके हंसते हुए कह करके अपने पर्स से एक पैकेट देती है।
वो लपकती हुई लेकर के वहीं पत्थर से बने बेंच पर बैठ जाती है। काजल भी बैठ करके उसे खोलने को कहती है, पर वो उसे अकेले में देखना चाहती थी, इसलिए मना कर देती है। काजल कुछ समझ करके उठ करके बाय बोलती है, अपने सेक्शन में चली जाती है। वो अपना बैग उठा करके अपने सेक्शन में जा करके मोनी को बताती है कि वो घर जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर के लिए निकल जाती है। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि इसमें क्या होगा। सोच करके गेट के बाहर निकल करके ऑटो के लिए रोड साइड में खड़ी हो जाती है। वहां पहले से एक सफेद इंडिगो लगी हुई थी, जो उसके पास आई और दरवाजा खोल करके उसे अंदर खींच लेता है। वो चिल्ला भी नहीं पाई क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया था किसी ने। काजल जब छुट्टी के वक्त उसे ढूंढती है तो नहीं मिलती है। तभी मोनी उसके पास आकर के बताती है वो चली गई थी। वो हंस देती है और समझ जाती है कि सौर का गिफ्ट अकेले में देखने के लिए घर चली गई है, वहां चैन से देखेगी। काजल सौर का इंतजार करने लगती है। आज सौर के बदले बहादुर आया था उसे लेने। उसे आश्चर्य होता है कि सौर कैसे ऐसा कर सकता है। वो उसे खुद से कॉलेज लाता और ले जाता था। फिर वो सोचती है शादी करीब है, इसलिए शायद बिजी होगा किसी काम में या रूमी के साथ फोन पर लगा होगा। ज्यों-ज्यों शादी का दिन करीब आ रहा था, उन दोनों की बातचीत बढ़ती जा रही थी, जिस पर वो ममता जी और राजन बहुत हंसते थे। वो उसके साथ घर चली आती है। घर आकर के देखती है तो कोहराम मचा हुआ था, सब रो रहे थे। सौर अलग रो रहा था और ममता जी अलग बैठी रो रही थी। नौकर चाकर सब उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वो खड़ी खड़ी सबका मुंह निहार रही थी कि क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजन आ करके सौर के कंधे पर हाथ रख करके कहता है, सौर तुम रोना बंद करो और संभालो अपने आप को। जिसने भी रूमी की ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वो हालत करूंगा कि मरने के लिए मेरे सामने भीख मांगेगा। वो गुस्से से तमतमा रहा था। काजल अपना बैग फेंक करके उसके पास आती है। क्या हुआ रूमी को, कहाँ है रूमी? वो राजन से पूछने लगी थी। वो चुप रहा तो वो चीखती हुई सौर से पूछने लगी, छोटे ठाकुर आप तो बताइए रूमी कहाँ है? वो रोने के अंदाज में आ गई थी। रूमी हॉस्पिटल में भर्ती है। राजन सर झुकाए कहता है, क्या हुआ है उसे? वो तो मुझसे आपका गिफ्ट लेकर के घर चली गई थी, फिर अचानक उसे क्या हुआ? प्लीज आप लोग मुझे ठीक से बताइए, मुझे मिलना है उससे। मैं जाती हूँ कह करके वो बाहर भागने लगती है, पर सौर उसका हाथ पकड़ लेता है और रुको हम सब चलते हैं। तब बहादुर दौड़ करके एक कागज हाथ में लिए आता है। छोटे ठाकुर ये किसी ने पत्थर बांध करके हमारी हवेली के अंदर फेंका है। राजन उसके हाथों से ले करके वो पढ़ता है, डियर सौर प्रताप ठाकुर, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की खुशियां छीन करके अपनी खुशियों को मनाने का, तो आज तुम्हारी पहली खुशी खत्म हुई। इस लड़की की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने का नहीं सोचना था। इसकी हालत मैंने ऐसी कर दी है कि ये तो जाएगी ही जान से। अब बची हुई घर में रहने वाली तुम्हारी जिम्मेदारी तो उसे बचा करके रखो, क्योंकि अब अगली बारी उसकी है। तुम्हारा दुश्मन जिसे तुम पकड़ नहीं सकते हो, अनजान। कागज चिट्ठी में लिखी बातें राजन के मुंह से सुन करके खड़े खड़े गिर जाती है। राजन उसे संभालता है और बाह पकड़ करके उठाते हुए कुर्सी पर बैठाता है। ये जोर जोर से रोने लगती है। उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। वो सब हॉस्पिटल आते हैं जहां रूमी आईसीयू में भर्ती थी। वो डॉक्टर को देखती है तो दौड़ करके जाती है, डॉक्टर साहब कैसी है रूमी? उसे होश आया? वो ठीक हो जाएगी ना? बोलिए ना। वो डॉक्टर से सवाल करने लगती है। तभी राजन भी आता है और उसके साथ 2-3 सिपाही भी थे। डॉक्टर क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? उसका बयान लेना जरूरी है। वो जल्द से जल्द उसके अपराधी को सलाखों के पीछे डालना चाहता था। रूमी के माँ पापा, बहन ममता जी, सौर, काजल और राजन सब डॉक्टर को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे थे। हाँ जरूर मिलिए, पर ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। चोट से शरीर का एक एक हड्डी टूट गई है। बहुत कष्टदायक स्थिति है उसकी। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर कह करके दूसरी तरफ निकल गए।
वो सब सुन करके रोते हुए बेताबी से कमरे में घुसते हैं। रूमी आंखें बंद किए हुए थी और उसकी आंखों के किनारों से आंसू फिसल करके उसके गालों को भिगा रहे थे। रूमी, रूमी, तू ठीक तो है ना? काजल रोने लगी थी उसकी हालत देख करके। वहां सब रो रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत चोट के निशान थे और पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। रूमी जी, राजन आगे आता है और काजल को रुकने का इशारा करते हुए बोलता है, कौन लोग थे वो जो आपको किडनैप किए थे? वो 3 लोग थे सर। उन्होंने मुझे पूरे शहर में गाड़ी में ही मुझे घुमाया और बीच बीच में सब थप्पड़ और लातों से मारते रहे। उनके चेहरे पर काला मास्क लगा था जिससे मैं चेहरा नहीं देख सकी। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया? राजन ने अपनी आंखें झुका करके पूछा। वो उसके दोस्त की होने वाली पत्नी थी। उसका प्यार, उसे शर्म आ रही थी उससे ये सवाल करके। सौर उसका हाथ अपने हाथों में ले करके वहीं बेड पर बैठा था। वो रो करके उसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, पर आंखें थी कि बार बार भर आती थी। अब और बुरा क्या करते सर? वो लोग ठहाके लगा करके हंस रहे थे और शराब पी रहे थे। मैं आगे पीछे की कुछ ना सोच करके गाड़ी का दरवाजा खोल करके बाहर कूदने लगी थी, पर उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा, तुम्हें तो मारने के लिए ही पकड़े हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और सब हंसने लगे। फिर बीच सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच मुझे धकेल दिया। मेरा सर बस के आगे टकराया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। वो रोते हुए दर्द से कराहती बोली थी। सब उसकी बात सुन करके जोर जोर से रोने लगे थे और सौर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैं तुम्हारे ये हाल बनाने वालों को छोड़ूंगा नहीं रूमी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे ढांढस बंधा रहा था। नहीं सौर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए। माँ पापा, मैंने कभी भी आपको दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दीदी, आप मुझे याद जरूर रखना, प्लीज़ भूलना मत। आंटी जी, मैं आपके घर बहू बन करके आना चाहते थे, पर देखिए मेरे सपने अधूरे ही रह गए। काजल, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, पर क्या करूं यार, शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों को बहुत याद। उसकी बात अधूरी रह गई और धड़कनें उसका साथ छोड़ देती हैं। मशीन की टू टू की आवाज़ सुन करके सब जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगते हैं और सौर डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आ करके उसकी नब्ज देखते हैं और उसकी आंखों को, जिसमें ढेर सारे सपने और अरमान सजे थे, बंद करते हुए कहते हैं, सी इज़ नो मोर। मशीन से आती बीप की आवाज़ मानो सबके हृदय में छेद कर रही थी। हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हर शख्स फूट फूट करके रो रहा था। उनका रुदन सुन करके आसपास के कमरों से लोग दौड़े चले आए थे। कोई किसी को दिलासा देने की स्थिति में नहीं था। रूमी के माँ पापा फूट फूट करके रो रहे थे। काजल रोते रोते बेहाल थी। वो उसकी दोस्त कम बहन जैसी थी। सौर के सारे सपने उसके साथ ही खत्म हो गए थे। उसकी आंखें रो रो करके लाल हो गई थी। ममता जी भी बैठी रो रही थी। रूमी की बहन रो रो करके अपनी हालत खराब कर चुकी थी। राजन और अगल बगल के लोग सबको दिलासा दे करके चुप कराने की कोशिश करते हैं। राजन हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके रूमी को एम्बुलेंस में ले करके उसके घर विदा होता है। सब लोग उसके घर जाते हैं। घर पर पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाता है। सब उनसे तरह तरह की बातें पूछ रहे थे। सौर अब चुप हो गया था, पर राजन जानता था उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो राजन के साथ मिल करके रूमी के संस्कार की तैयारी करने लगता है। जिस आंगन में बारात आनी थी और बेटी को विदा होना था, आज उसी आंगन से दुल्हन की विदाई हो रही थी, पर वो हमेशा के लिए। सौर चुपचाप सब कामों को करता गया, पर जब चिता को अग्नि देने का समय आया तो वो रूमी का मुंह अपने हाथों से पकड़ करके बिलक बिलक करके रो पड़ा। राजन उसे पकड़ करके दूर करता है और उसके पापा रूमी को चिता को आग देते हैं। सब वहां से वापस आ करके रूमी के माँ पापा को सांत्वना दे करके अपने अपने घर चले जाते हैं। सौर भी अपने टूट चुके वजूद को किसी तरह समेट करके माँ और काजल के साथ अपने घर को विदा होता है।
राजन रूमी के माँ पापा को यकीन दिलाता है कि वो बहुत जल्द उसके कातिलों को पकड़ लेगा। वो गुस्से से तमतमा रही थी। अपने हाथ का बैग उसके मुंह पर फेंकते हुए वो चिल्ला पड़ी थी, हमारे बीच में काजल से तुम्हारी शादी करने की बात हो ताकि सौर उसे तुम्हारे साथ देख करके तड़पता रहे। किसी को मारने की बात नहीं हुई थी। वो पुलिस वाला अब कुत्तों की तरह हमारी खोज में निकल पड़ा है। याद रखना, मैं पकड़ाई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। पास रखे कुर्सी को पैरों से मारते हुए जाने लगी थी। लिली रुको, पहले मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इन दोनों को मैंने उसे मार करके डराने और फिर छोड़ देने वाला था, पर इन दोनों को उसके भागने की कोशिश अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसे सड़क पर धकेल दिया। हमने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगी। वैसे तुम डरो मत, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम मजे से घूमो, सौर तुम्हारा ही पति बनेगा। वो प्रिंस था जो लिली के साथ हाथ मिला करके सौर को बर्बाद करने मैदान में उतर चुका था। मुन्ना और सुनील वहीं कुर्सी पर बैठे उसके गुस्से से डरे हुए थे। मेरे सौर का कुछ नहीं होना चाहिए प्रिंस, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी जेल में बंद करवा दूंगी। वो सौर रूमी से प्यार नहीं करता था, वो काजल को पाने के लिए नाटक कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में काजल के लिए बेचैनी और प्यार देखा था, तभी उसने मुझे उस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा था। तुमने बेचारी रूमी की जान ले ली। अब तुम काजल को पटाओ और उससे शादी करके अपने भाई का बदला लो। उसे इतना तड़पाओ कि वो बिल्कुल टूट जाए। सौर अकेला पड़ जाएगा, तब मैं उसे अपना बना लूंगी। मैंने उसके लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया है और अपना लुक चेंज कर लिया है। देखो, मैंने भी उस काजल के जैसे कुर्ती सलवार पहना है, मेकअप करना छोड़ दिया है, बाल लंबे करवा रखे हैं। अब बोलो, क्या वो काजल मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुम जल्दी उसे अपनी जाल में फंसाओ और मेरे राह का कांटा हटाओ। मैं जा रही हूँ। वो प्रिंस से कह करके जाने लगती है तो वो उसका बैग उठा करके देता है और तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ और घूमो फिरो, ऐश करो। उसे कुछ दिन दुख मनाने दो। जब ही कॉलेज आती है उससे शादी की बात करता हूँ। वो उसका हाथ थपथपा करके कहता है। वो खटखट करती चली जाती है। ये अंग्रेजन बहुत ही बेवकूफ है, ठहाके लगा करके बोलता है। सौर से शादी करेगी, उसे पता नहीं है मैं उस सौर प्रताप ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद करने वाला हूँ और उसे अपने भाई की तरह बिस्तर पर पूरे जिंदगी के लिए बैठा दूंगा। ऐसी जिंदगी बना दूंगा उसकी कि वो अपनी मौत के लिए तड़पेगा, पर उसे मरने नहीं दूंगा मैं। वो पागल हाथी की तरह चिंघार रहा था। सूरज अपनी लाली लिए निकल चुका था। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज से एक ताजगी सी छाई थी, पर ममता जी के घर में हर ओर दुख की छाया पसरी हुई थी। कहीं कोई शोर हो हल्ला नहीं था। नौकर चाकर भी चुपचाप अपने अपने काम में लगे थे और काजल अपने कमरे में दुबकी पड़ी थी। ममता जी सौर के लिए खाना ले करके उसके कमरे में जाती हैं और उसे खुद से खाना खिलाती हैं। उसे बहुत समझाती हैं, बेटा वो इतनी ही किस्मत लिखा करके लाई थी, अब उसे सोच करके मत रोया करो। मैं ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, अपने दिल से उतार फेंको। तुम उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद करो। यदि तुम उससे प्यार करते हो तो रोना छोड़ दो बेटा। वो जहाँ भी होगी तुम्हें रोता देख करके दुखी रहेगी। तुम अच्छे बेटे हो ना, मेरी बात मानो और अपने बिजनेस और फैक्ट्री पर ध्यान दो। वो लोग भी तुम्हारे दुख से अपने 2-3 महीने से रुका वेतन नहीं मांग रहे हैं। बेटा दुख से बाहर आओ और सबका ख्याल रखो। 2 महीने बीतने वाले हैं। काजल भी कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। अगले महीने उसकी फाइनल परीक्षा है। मेरी कोई बात नहीं सुनती है। रितु भी कितना समझा करके गई है पर वो कुछ सुनती ही नहीं है। अब तुम ही उसे समझाओ बेटा, वरना वो फेल करके जाएगी। उसके पापा का सपना। राजन भी अब अपनी बच्ची को खुद रखता है। उसने फुल टाइम आया को घर में रख लिया है, कह करके उसका सर सहलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सौर का दिमाग माँ की बातों को सुन करके
भाग से खुलता जाता है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, ये सोच करके कि सब उसके कारण परेशान हैं और वो अपने दुखों में सबको भुलाए बैठा है। उसे काजल और फैक्ट्री के लोगों के लिए चिंता होने लगती है। वो उठ करके तैयार हो करके काजल के कमरे में आता है। काजल उठो, तैयार हो, कह करके उसे देखने लगता है। वो रूमी के गम में लगातार रोने और कम खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। उसका शरीर कुंभला गया था। मेरा मन नहीं है छोटे ठाकुर, वो धीरे से बोली। मैंने कहा ना, उठो, तैयार हो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बोल करके वो माँ के कमरे में जा करके उन्हें काजल को बाहर लेकर के जाने की बात बताता है। वो खुश होती है। सौर बाहर गाड़ी में बैठ करके काजल का वेट करने लगता है। वो ब्लू कुर्ती पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सौर उसे आता देख करके अपने बगल वाला गेट खोल देता है। वो गुमसुम सी बैठ जाती है। वो उसे अपने फैक्ट्री लेकर के जाता है। वर्कर सब से मिलता है और सबको 1-2 दिन में पेमेंट करने की बात बताता है। मैनेजर से मिल करके काम की रिपोर्ट लेता है और काजल से मिलाता है। मैनेजर भी काजल के पापा की ईमानदारी के कायल थे। वो उन्हें प्रणाम करती है तो वो काजल को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों ऑफिस में बैठते हैं जहां मैनेजर सौर को कुछ जरूरी फाइलें देता है जो पेंडिंग में पड़ा था। वो सब कुछ देख करके कल से रोज फैक्ट्री आने की बात करके काजल के साथ निकल जाता है। वहां से वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और उसकी पसंद का नाश्ता मंगवाता है। वेटर रख करके चला जाता है। वो खाने लगा पर वो चुपचाप बैठे थे। खाओ काजल, तुम्हारी पसंद के पनीर चाउमीन है। वो उसकी तरफ आंखें उठाती है। आप खाइए छोटे ठाकुर, मेरा मन नहीं करता है। सौर 1 मिनट के लिए उसकी आंखों की झिलमिलाहट में खो सा गया। फिर संभलते हुए उसे प्यार से समझा करके खिलाता है। वो उसकी बात को मान खाने लगती है। उसी समय लिली रेस्टोरेंट में खाने आती है। उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो रुक जाती है। उन दोनों की पीठ के तरफ वो खड़ी थी, इसलिए उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। लिली उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से से खौलने लगती है। वो बाहर आ करके प्रिंस को फोन करके 5 मिनट में आने को बोलती है और खुद अंदर आ करके उन्हें देखने लगती है। प्रिंस 5 मिनट से भी कम समय में आता है और दौड़ते हुए आ करके उसके पास आता है। कहाँ हैं वो लोग? वो पूछता है। उसके टेबल की तरफ इशारा करती है। उन्हें देख करके प्रिंस भी गुस्से में आ जाता है। इसकी तो तुम रुको, कह करके उनकी तरफ जाने लगता है। नहीं, अभी सही समय नहीं आया है, चलो यहाँ से, इसके काले जाने का इंतजार करेंगे। अभी चलो, सौर को मुझे देखना अभी ठीक नहीं है। वो उसे खींच करके बाहर ले जाती है। वो दोनों खा करके बाहर आते हैं। लिली और प्रिंस अपनी गाड़ी में काला शीशा चढ़ाए बैठ करके उन्हें ही देख रहे थे। दोनों चले जाते हैं और ये दोनों गुस्से से एक दूसरे से बकझक करने लगते हैं। राजन अपने बच्ची को आया के पास छोड़ करके जाता था। ये बात उसके सास ससुर को पसंद नहीं थी। वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ रखे थे। मिली उनके दोस्त की तलाकशुदा बेटी थी। उनके बाजू वाले घर में रहती थी। लड़के को मॉडर्न लड़की पसंद थी पर मिली सिंपल और साधारण प्यारी सी लड़की थी। उसने मिली को 6 महीने में ही तलाक दे करके अपनी मॉडल कलीग से शादी कर ली थी। उसके बाद मिली अपनी पापा के साथ ही रहती थी। 2 साल हो चुके हैं पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पति के ठुकराए जाने के कारण शादी करने का इरादा त्याग चुकी थी। नन्ही गीतू 7 महीने की होने चली थी। उसके दांत आने शुरू हो गए थे तो अक्सर तबीयत खराब रहती थी। उस दिन आया को अपने गांव जाना था 1 सप्ताह के लिए, जो बेहद ज़रूरी था। राजन उसे छुट्टी दे करके खुद घर पर गीतू का ध्यान रख रहा था पर एक मर्डर केस आ जाने के कारण उसे थाने जाना था। रूमी के कातिल की खोज में वो बहुत मेहनत कर रहा था पर कुछ पता नहीं था, इसलिए वो अब सौर के घर
जाने या मिलने से हिचकिचाने लगा था। वो अपनी सास को फोन करके सब बताता है। वो गीतू को उसके पास पहुंचा जाने को बोलती हैं। राजन जल्दी से तैयार हो करके घर लाग करके अपनी ससुराल पहुंचता है और बेटी को सास के हवाले करके चला जाता है। वो केस में ऐसा उलझा कि वह सुबह के जा करके फुर्सत ही नहीं मिलती उसे। अपनी बेटी की याद आती तो वो ससुराल ही चला जाता था। वहां पता चलता गीतू को बगल वाले घर में मिली ले गई है। वो नाश्ता करने लगता है। ससुर उसे शादी करने के लिए कहते हैं पर वो चुप हो जाता है। चाची, ये लीजिए आपकी गुड़िया, मैंने इन्हें नहा धुला करके सुंदर बना दिया है। इसके बाल भी बांध दिए हैं और दूध भी पिला दिया है। वो जो हर वक्त चुप चुप रहती थी, गीतू के कारण उसका बचपना जग गया था। एक सांस में बोल पड़ी। राजन उसे बेहद हैरानी से देखे जा रहा था। वो अनजान आदमी को खुद को घूरते पा करके सकपका जाती है। वो समझ जाती है यही गीतू के पापा और चाचा चाची के जमाई हैं। अपने पापा और चाचा से उसके बारे में सुनती रहती थी। वो चाची के पास जा करके गीतू को उनके हाथों में देख करके चली जाती है। वो पीछे से रुक तो चिल्लाती ही रह जाती हैं, पर वो नहीं रुकती है। बेटा, हम दोनों ने आपके लिए इसी को पसंद किया है। मदन शर्मा जो उसके ससुर थे, उसे मिली को दूर तक घूरता पा करके हौले से कहते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर सारी बातें उसे धीरे धीरे बताते हैं। उसे सब सुन करके बुरा लगता है। वो कुछ नहीं बोलता है। बेटा, तुम तैयार हो जाओ तो एक बच्ची को माँ मिल जाएगी और उस उजड़ी लड़की को घर बार। वो तुम्हारी बच्ची और घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। गुड़िया, दादा दादी का दिया नाम, अभी छोटी है, इसे माँ की ज़रूरत होगी। और वैसे भी ये लड़की है बेटा, लड़कियों के बहुत सारे दिक्कत होते हैं जो वो बड़ी हो करके झेलती है, पर पिता को नहीं बता करके माँ को बताती है। तुम सोच लो बेटा, तो हम बात पक्की कर लेंगे। राजन की सास उसे प्यार से समझाते हुए कहती हैं, माँ जी, रुचि की मौत के बाद मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, पर आपने गीतू के बारे में जो बताया है वो भी सच है। मुझे सोचने का टाइम दीजिए। वो गीतू के भविष्य को सोच करके बोला, बेटा जी, इतना भी टाइम मत लगा देना कि मिली की शादी कहीं और तय हो जाए। इसलिए आप मुझे 2-3 दिन में जवाब दे दीजिए। मदन जी उसे कुछ कुछ सहमत देख करके जल्दबाजी करने में लग गए थे। ठीक है पापा, माँ जी, मैं चलता हूँ। रात भर जगा हूँ, कुछ देर सोऊंगा। गीतू को रखने में आपको परेशानी ना हो तो शाम तक रख लीजिए, मैं शाम में आ करके ले जाऊंगा। वो झिझकते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम जाओ, आराम करना, गीतू के पास हम हैं और मिली भी है। वो हंसते हुए कहते हैं। वो चल देता है। सौर, कैसा है तू यार, एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया तूने, गीतू के बारे में भी नहीं पूछा। और रास्ते भर मिली के बारे में सोचते सोचते सौर के पास मदद के लिए आ गया था। आ बैठ यार, बहुत उलझा हुआ हूँ, इसलिए अब कहीं आने जाने या किसी से मिलने का दिल नहीं करता है। वो मायूसी से कहता है, देख सौर, मैंने बहुत कोशिश की रूमी के कातिलों को ढूंढने की, पर उन्होंने कुछ सबूत नहीं छोड़ा है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तू इसके कारण मुझसे नाराज हो ना। वो अपने दिल की बात बताता है। अरे यार, ऐसी बात नहीं है, मैं अब धीरे धीरे रूमी के गम से उबर रहा हूँ। वो तो चली गई, पर सभी लोगों को मेरी ज़रूरत है यार, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तू बेकार में अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा, तू 2 मिनट बैठ, मैं गीतू को काजल के पास से लेकर के आता हूँ। वो उठते हुए कहता है। सौर, रुको, वो नहीं है काजल के पास, वो अपने दादा दादी के पास है। वो उसे रोकते हुए पकड़ करके बैठाता है और सारी बात पूरी डिटेल में बताता है। अब तू मुझे सलाह दे सौर, तू मेरा दोस्त ही नहीं भाई जैसा है। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। वो अपना सर पकड़ करके बोलता है, बेटा तुम हाँ कर दो, तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। तुम इस चांस को गंवाओ मत और आज ही हाँ कर दो। ममता जी उन दोनों के लिए चाय बिस्किट लेकर के आई थी, जो सारी बातें सुन करके उसे समझाती हुई बोली, हाँ दोस्त, अब रुचि की जगह तो नहीं, पर गीतू को तो माँ मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। कल को वो बड़ी होगी तो
तू उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा, इसलिए ये शादी तू कर ले। उसकी माँ आएंगी तो उसका ख्याल रखेंगी और तुझे भी घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सौर उसे समझा करके बोला। वो उन दोनों की बातों को समझ करके शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर खाना खा करके घर जा करके सो गया। शाम में जब गीतू को लेने गया तो मिली उसे गोद में उठाए बरामदे में टहलती लोरी गा रही थी। दोनों की नजरें मिली। वो सोई हुई गीतू को उसके हाथों में देख करके जाने लगती है। जब वो उसे पुकार बैठता है, 1 मिनट रुकिए प्लीज, वो नजरें नीचे किए रुक जाती है। मुझे घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है मिली। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है और मुझे तुम्हारे बारे में, तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्या तुम मेरी गीतू की माँ बनना पसंद करोगी? वो सीधे शब्दों में उसकी राय जानना चाहता था। मिली उसके इकरार से शर्मा जाती है। उसे गीतू से बहुत प्यार हो गया था। वो जब भी अपने दादा दादी के पास आती तो मिली ही सारा दिन उसका ख्याल रखती थी। वो गर्दन को हाँ में हिला करके भाग जाती है। राजन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने सास ससुर से मिल करके उन्हें शादी के लिए हाँ कर देता है और गीतू को ले करके घर जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज काजल एडमिट कार्ड लेने सौर के साथ कॉलेज आई थी। कॉलेज में घुसते ही उसे रूमी की याद आ गई और वो रोने जैसी होने लगी थी। याद तो सौर को भी उसकी बहुत जोरों की आई थी। उसका हंसना, छुप छुप करके दे, उसके साथ शादी के लिए इजहार करना, सब बातें आंखों के सामने आ गई थी। पर वो जानता था कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है, वरना काजल रोना शुरू कर देगी। वो उसका सर थपथपाते हुए नीचे उतर करके उसे भी उतरने को इशारा करता है। दोनों की आंखें गमगीन थी। वो उसे ले करके प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल साहब सौर को हाथों हाथ लेते हैं। काजल, एडमिट कार्ड यहीं मंगवा लेता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो काजल को भी ऑफिस में ही बैठने को बोलते हैं, पर वो मोनी से मिलने की बात कह करके बाहर निकलती है। 1 मिनट सर, सौर उनसे कहता है। बाहर उसके पीछे आता है। काजल, कहीं दूर मत जाना यहाँ से, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी से आओ। वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि रूमी भी कॉलेज से ही गायब हो गई थी और धमकी वाले खत के बाद वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो सहमति से सर हिला देती है और आगे बढ़ती है। पिलर के पीछे छुपा सुनील, जो गेट के पास ही उसका छुप करके इंतजार कर रहा था, दौड़ते हुए एक कमरे में घुसता है। प्रिंस, वो आ गई है, पर उसके साथ वो सौर प्रताप भी है। वो अभी ऑफिस में बैठा है और काजल एडमिट कार्ड लेने जा रही है। दौड़ने के कारण वो हाँफ रहा था। गुड, आज मछली को फंसा करके ही रहूंगा। तुम लोग उस सौर पर नजर रखो और मैं जाता हूँ किला फतह करके। प्रिंस जीत के नशे में चूर था। वो बाहर निकल करके काजल को ढूंढने लगता है। वो उसे पेड़ के नीचे हाथों में एडमिट कार्ड लिए मोनी के साथ दिखती है। वो लोग रूमी को याद करके आंसू बहा रहे थे। हेलो काजल, हेलो मोनी, कैसी हैं आप लोग? वो उनके पास जा करके पूछता है। काजल उसकी ओर देख करके, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूछती है। ठीक ही हूँ, मुंह बना करके बोलता है। मैं भी ठीक हूँ, मोनी बोल करके उठती है और ठीक है काजल, मैं चलती हूँ, परीक्षा हाल में मिलेंगे। कहती है, रुकना, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। वो अब कोई खुशी महसूस नहीं कर रही थी। प्रिंस को सामने पा करके भी उसकी इच्छा जैसे खत्म हो गई थी। काजल जी, मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी है प्लीज, वो बेबसी का ढोंग जताते हुए कहता है। ठीक है मोनी, तू जा, मैं आती हूँ, कहती है। वो चली जाती है। क्या बात करनी है प्रिंस जी आपको? वो उसकी तरफ मुड़ती पूछती है। काजल, आप 2.5 महीने से कॉलेज आना छोड़ दी हैं। मैं आपको बहुत याद करता था। मैं मानता हूँ रूमी के साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने चली थी? मैं इन 2.5 महीनों में आपके प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस किया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। काजल, कब पापा को ले करके आपके घर आऊँ? वो उसे झूठे प्यार का यकीन दिलाते हुए कहता है। प्रिंस जी, कुछ दिन पहले तक मेरा भी दिल आपके साथ रहने, बातें करने और घूमने फिरने का चाहता था, पर अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं।
मुझे अब बस अपने पापा का सपना पूरा करना है। मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, इसलिए आप कोई अच्छी लड़की देख करके शादी कर लीजिए और अपना घर बसा लीजिए। वो गंभीर लहजे में कह करके वहाँ से जाने लगती है। प्लीज़ काजल, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझसे शादी करने की बात मान जाइए। मैं आपके बिना मर जाऊँगा काजल। वो उसका हाथ पकड़ करके उसके कदमों में गिर करके दिखावटी आंसू निकालते हुए कहता है, प्रिंस आप खुद को संभालिए। मैं आपसे क्या किसी से शादी नहीं करूंगी। दुनिया में शादी करके घर बसाना, बाल बच्चे और फिर बूढ़े हो करके मर जाना, यही जिंदगी का नियम है। रूमी के मरने के बाद मुझे पता चला कि जब सबको मरना ही है, वो भी कब, ये तय नहीं है। तो मैंने अपने पापा के सपनों को पूरा करने का निश्चय किया है, इसलिए शादी की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा प्रिंस। मुझे उम्मीद है कि जब भी हम कभी मिलेंगे तो अच्छे दोस्त की तरह, कह करके हाथ छुड़ा करके चली जाती है। प्रिंस गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारता है, उसके हाथों से खून निकल जाता है। सुनील और मुन्ना दौड़ करके आते हैं और उसके हाथ को देख करके अफसोस करते हैं। क्या समझती है खुद को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे सौर के साथ वो गाड़ी में बैठ करके जाते नजर आती है। तुम आज तो चली गई काजल, पर अगली बार तुम मेरे कदमों में पड़ी गिड़गिड़ाती नजर आओगी। वो अपने इरादे बहुत खतरनाक कर चुका था। उसे यकीन था कि वो मना नहीं करेगी शादी के लिए, पर अब उसका साफ साफ जवाब सुन करके वो खौल रहा था। प्यार से तो समझी नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, बोल करके वो कॉलेज के बाहर चल पड़ता है। वो दोनों खड़े उसकी बातों का मतलब निकालने लगते हैं। इधर राजन हाँ करता है और मदन जी चटमगनी पड़ ब्याह करने की तैयारी में लग जाते हैं। मिली के पापा खुद चाहते थे उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बस जाए। वो सामने से आया इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहते थे। मिली की सहमति मिलते ही उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। आनन फानन में वो लोग मिल करके एक दिन अच्छा देख करके अपने फैमिली और कलीग के बीच मंदिर में ले जा करके राजन और मिली की शादी करा देते हैं। शादी के विदाई के समय मिली पापा के गले लग करके खूब रोती है। मिली अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और राजन के साथ सुखी पूर्वक अपने नए संसार में प्रवेश करो बेटी। वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगा। तुम उसकी बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके दिल में बस जाना। जाओ बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवान करे ढेरों खुशियाँ तुम्हारे दामन में समा जाए। वो उसे खूब सारा आशीर्वाद दे करके विदा करते हैं और वो राजन के साथ चली जाती है। काजल और सौर शादी होने के बाद राजन के घर आ गए थे, क्योंकि वो उसके घर को सजाने का काम करना चाहते थे जो वो पूरा कर चुके थे और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नन्ही गीतू भी आया के पास यहीं खेल रही थी। छोटे ठाकुर मालिक आ गए हैं, आया खुशी से कहती गीतू को काजल के हाथों में थमा करके बाहर भागती है। वो दोनों भी बाहर आते हैं। राजन शेरवानी और पगड़ी पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था और मिली लाल साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। सौर आगे बढ़ करके राजन के गले लगता है। नई जिंदगी मुबारक हो मेरे दोस्त, भाभी आपका स्वागत है आपके घर में, दोनों को कहता आगे बढ़ने का इशारा करता है। काजल आया से आरती की थाली मंगवा करके खड़ी थी और गीतू अब आया के गोद में थी, जो अपने पापा को देख करके उसके पास जाने के लिए मचल रही थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं, दोनों के चेहरों पर खुशियों की बरसात हो रही थी। काजल उनकी आरती उतारती है और अंदर बढ़ने का इशारा करती है। मिली आगे बढ़ करके घर में आने के पहले मेरी बेटी मुझे चाहिए कह करके आया के हाथों से गीतू को ले लेती है। अब चलिए कह करके राजन का भी हाथ पकड़ लेती है। वो शर्मा सा जाता है और काजल सौर बहुत खुश होते हैं मिली की बातों से। राजन सौर और काजल को बहुत धन्यवाद देता है उसके लिए इतना सब कुछ करने पर। सौर उसे अपने दोस्त होने को याद दिला करके चुप करा देता है। मिली भी काजल के व्यवहार से बहुत खुश होती है और नई दुल्हन होने का लिहाज छोड़ करके खाने पीने में उसकी मदद करती है। सब कुछ समेटते समेटते रात के 11 बज गए थे। सौर उन दोनों से विदा ले करके काजल के साथ
घर निकल जाता है। राजन अपने जिंदगी में मिली को स्वीकार कर चुका था और उन दोनों की जिंदगी बहुत ही मज़े से गुजर रही थी। मिली बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने राजन का घर और गीतू दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। राजन बहुत ही बेफिक्र जिंदगी गुजारने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए मिली को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। सौर को जब अपने दिल की बात बताया तो उसने खुद ही उन दोनों की टिकट बुक करवा दी और स्टेशन पर छोड़ आया। उसे अपना यह दोस्त जान से भी प्यारा था। रितु शादी के बाद पढ़ाई छोड़ करके ससुराल में खुश थी। वो कभी कभी आती थी और सबसे मिल करके रात तक चली जाती थी। उसे खुश देख करके ममता जी बहुत खुश थी। काजल दिन रात एक करके पढ़ाई में लग चुके थे। उसकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही थी। वो बहुत खुश थे। आज उसकी अंतिम परीक्षा थी। वो सुबह सुबह पूजा करके सबको प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है। जल्दी में नाश्ता करके वो सौर के साथ परीक्षा देने सेंटर पर जाती है। वहाँ मोनी से मिल करके बात करके अपनी सीट पर आ करके बैठ जाती है। परीक्षा दे करके जब वो निकलती है तो सौर उसे गेट पर नजर आता है। तभी उसे प्रिंस के साथ सुनील और मुन्ना ठहाके लगाते कॉलेज के अंदर जाते दिखते हैं। वो सोचती है ये तीनों तो परीक्षा दे करके घर जाते हैं पर अंदर क्यों जा रहे हैं। और प्रिंस तो उन दोनों को उस दिन मेरी खातिर मारा था। आज दोस्ती हो गई है। चलो मैं भी तीनों से परीक्षा के बारे में पूछ लेती हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे। उस सौर को 5 मिनट रुकने का इशारा करती है और उनके पीछे चली जाती है। तुम दोनों ने बहुत देर कर दिया। आज फिर वो निकल गई शायद। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों की वजह से मेरा भाई आज इस हाल में है। कल डॉक्टर फिर बोले हैं उस लड़की को जल्दी ही भाई के सामने लाने से उनके ठीक होने का चांस है। अब बोलो, आज तो काजल की लास्ट परीक्षा थी। अब कैसे उसे पकड़ूं? वो तो सौर के साथ चली गई। प्रिंस चीख करके बोल रहा था। वो लोग कॉमन रूम में बैठे थे जहां काजल और सौर की बात हो रही थी। उनके पीछे आती वो अपना नाम सुन करके चौंक पड़ी और बाहर ही रुक करके सुनने लगी थी। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया था पर तुम दोनों के कारण उसकी सहेली मर गई, इसलिए वो अब शादी ही नहीं करना चाहती। मैं कितना रोया गिड़गिड़ाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उससे शादी करके इतना दुख तकलीफ देता कि वो सौर प्रताप तड़प उठता और उसे अपने भाई के सामने खड़ा रखता ताकि वो ठीक होता। पर अब फिर मुझे मौके का इंतजार करना होगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। काजल की आंखें सदमे से फटने लगती हैं। वो रूमी के कातिल के बारे में जान करके फूट फूट करके रो देती है। तुझे काजल को किसी की तरह आनंद के सामने लाना होगा ताकि वो कोमा से बाहर आ सके। प्रिंस, अब क्या करेंगे हम? मेरा दिल तो उस सौर और काजल को टुकड़े टुकड़े करने का जी करता है। दिल चाहता है उनके इतने टुकड़े करूं कि उसका पुलिस दोस्त राजन पहचान ना। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम नीच और गिरे हुए लोग, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई छोटे ठाकुर और पुलिस को बताने जा रही हूँ। काजल अंदर आते हुए बोलती है। उसे सौर की मारने की बात सुन करके बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर आ चुकी थी जो शायद बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। प्रिंस, सुनीता और मुन्ना तीनों अचानक उसके आने से अवाक रह जाते हैं। ओ, तुम आनंद के भाई हो और मुझसे बदला लेने आए हो और मैं बेवकूफ़ तुम्हें अच्छा लड़का समझती रही। तुम दोनों इससे मिले हो क्योंकि तुम लोग तो आनंद के दोस्त हो ना। पर तुम लोगों को उसकी गलती कभी नज़र नहीं आई थी। इतने दिन मुझे अफसोस हो रहा था आनंद के बारे में सुन करके, पर तुम लोगों ने मेरी सहेली को मार डाला। वो नफरत से बोलती रो पड़ती है। मेरी सहेली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर अब तुम लोग नहीं बचोगे। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। वो चिल्लाते हुए बोल करके बाहर जाने लगती है। पकड़ उसे, प्रिंस चिल्लाया और दौड़ता
है उसके पीछे। वो तेजी से भाग रही थी। सब परीक्षार्थी परीक्षा दे करके जा चुके थे, जिस कारण पूरा सन्नाटा पसरा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ छोटे ठाकुर, बचाइए मुझे। पर वो गेट पर आ करके इंतजार कर रहा था और गेट क्लास से बहुत दूर था। वो तीनों उसे पकड़ने की कोशिश में थे, जिससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी और अंदर ही अलग अलग कमरों में इधर से उधर भाग रही थी। पर कितना भागती वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बांध देते हैं। सुनील स्टोर रूम में जा करके कोई बोरा ले करके आ, और तू मुन्ना देख करके आ कि मेन गेट पर इसका यार तो नहीं खड़ा है। यदि ऐसा है तो बाहर जा और गाड़ी घुमा करके पीछे के दरवाजे पर ले आ। चल जल्दी कर, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। उन दोनों से कह करके उसे काजल के हाथ कस करके पकड़ता है, जो छूटने के लिए छटपटा रही थी। वो दोनों निकल जाते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ काजल की मैं क्या चीज हूँ। बहुत घमंड है ना तुझे? तेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उस सौर को तो अपने पैरों पर सर रख करके माफी मंगवाऊंगा मैं। और खूब जोर से हंसता है। वो बेबसी से बस रोए चली जाती है। हाँ प्रिंस, वो गेट पर काजल का इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी पिछले दरवाजे पर ला रहा हूँ, तू जल्दी आ। मुन्ना का फोन आ गया था। तभी सुनील भी फटी सी बोरी ले करके आता है। दोनों मिल करके उसके ऊपर बोरी को डालते हैं और प्रिंस उसे अपने कंधे पर उठाते हुए बाहर निकलता है। छुपते हुए वो लोग पिछले गेट से निकल रहे थे, तभी ए रुको, कौन हो तुम लोग और ये क्या ले जा रहे हो बोरी में? गरजदार आवाज सुन करके दोनों की हथेलियों में पानी आ जाता है। उन दोनों के सर से पसीना निकलने लगता था। पीछे से जो कोई था जब गरजदार आवाज में चिल्लाता हुआ उनके पीछे आने लगा तो वो दोनों बेहद घबरा गए थे। कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो? वो कॉलेज का चपरासी था जो परीक्षा खत्म होने के बाद दरवाजा बंद करने निकला था। वो कचरा है सर ने कहा हम दोनों को फेंकने के लिए। सुनील हकलाते हुए कहता है, तुम दोनों को कचरा फेंकने को बोला? कौन से सर ने? चपरासी ने कुछ देर सोच करके पूछा। काजल बोरे के अंदर से गूं गूं करने लगी थी। प्रिंस घबरा गया और मुंह क्या देख रहे हो, भाग कह करके प्रिंस काजल को कस करके पकड़ते हुए पिछले गेट की तरफ भागता है। उसके पीछे सुनील चपरासी को धक्का दे करके भागता है। पिछला गेट अभी खुला हुआ था। मुन्ना गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था। चपरासी जोर जोर से चिल्ला रहा था, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, और उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आवाज से दो चार प्रोफेसर भी दौड़ पड़े। वो तीनों तो तब गाड़ी भगा करके जा चुके थे। वो लोग अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि सौर भी काजल के लेट होने के कारण उसे ढूंढने आने लगा था। भीड़ देख करके वहीं जा पहुंचा। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उन सब से पूछ बैठा। अरे सौर बाबू, आप यहीं हैं, कोई काम है क्या? उस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। वो मेरी एक फ्रेंड परीक्षा दे रही थी, अभी वो अपनी सहेली से मिलने वापस अंदर आई थी, उसी को ढूंढने आया हूँ। वो उनका हाथ थाम करके बोलता है। सब तो चली गई हैं सौर बाबू, पूरा कॉलेज खाली है। प्रोफेसर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो मुझे 5 मिनट रुकने का इशारा करके वापस अंदर आई थी। अब सौर टेंशन में आ गया था। सर एक बात है, अभी 2 लड़के बोरी से ढक करके कोई चीज ले करके जा रहे थे। जब मैंने पूछा तो कचरा फेंकने की बात बोला, पर उस बोरी के अंदर से लड़की की गूं गूं की आवाज आ रही थी। चपरासी प्रोफेसर से कहता है। सौर घबरा जाता है। क्या कहा तुमने? लड़की की आवाज? कहीं वो काजल तो नहीं थी? वो अब डर गया था। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। वो रूमी को खो चुका था और अब काजल को नहीं खोना चाहता था। ये तो नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि लड़की का मुंह नहीं दिख रहा था, पर आवाज 100% लड़की की ही थी। एक लड़का उसे पकड़ा था और पिछले दरवाजे से वो दोनों जा रहे थे। मेरे पूछने पर मुझे दूसरा लड़का धक्का दे करके गिरा दिया और दोनों उसे लेकर के भाग गए। गेट पर गाड़ी में
उसका तीसरा साथी था जो उन दोनों को लेकर के भाग गया। चपरासी पूरी डिटेल में बताता है। हे भगवान, वो काजल ही थी, क्योंकि वही अंदर आई थी। वो घबरा करके राजन को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। वो तो घूमने गया था, पर वहीं से थाने में अपने जगह दूसरे सिपाही को खबर करके जल्दी काजल का पता लगाने को बोलता है और खुद सौर से कल तक आने का वादा करके घबराने को नहीं कह करके फोन काटता है। सौर को वो लोग ऑफिस में ला करके बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और दुख की छाया एक साथ पसरी हुई थी। कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर अमन आ करके सारी तहकीकात करता है। सौर से भी सब बात जान करके उसे घर जाने को बोलता है और खुद भी गाड़ी की तलाश में निकल जाता है। पर सौर अमन के साथ गाड़ी घुमा करके पूरे शहर में गली गली काजल को ढूंढने लगता है। इस अपने घर के कैंपस में गाड़ी रोक करके उसे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में ले जाता है और आनंद के पैरों पर उसका सर पकड़ करके रगड़ता है। चल माफी मांग मेरे भाई से, मांग, वो जोर से चिल्लाता है। काजल डर करके रोने लगती है। ये इसकी अपनी गलती की सजा है, मैंने कुछ नहीं किया है, रो रो करके कहने लगती है। चटाक प्रिंस उसके बाल पकड़ करके अपनी ओर घुमाता है और एक थप्पड़ कस करके लगाता है। वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। तुझे क्या लगा था मैं तेरे इश्क में डूब गया हूँ? वो दांत पीसते हुए कहता है। नहीं, मैं तो अपने भाई को ठीक करने के कारण तुझे यहाँ रखना चाहता था, पर तुमने इनकार कर दिया, जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। वो वहीं रैक से बोतल निकाल करके पैक बना करके पीता। उसके लेने के बाद मुन्ना और सुनील भी अपनी अपनी गिलास उठा करके पीने लगते हैं। अब तू यहीं रहेगी इसी कमरे में और मेरे भाई की सेवा करेगी। जब भाई ठीक होगा तब तेरा क्या करना है वो डिसाइड करेगा। तब तक तू भाई के सामने इस कुर्सी पर बैठी रहेगी हमेशा। कहते हुए उसके बाल पकड़ करके उठाता है और कुर्सी पर धकेल देता है। वो रो पड़ती है। तुम्हारे भाई की आदत के कारण ये सब हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो रोते हुए चिल्ला करके बोली। चुप, एकदम चुप कर, मुंह बंद कर अपना। वो उसका बाल खींचते हुए अपने हाथों में लेता है और लाल आंखों से गुर्राता हुआ कहता है। भाई के पास आंसू बहा करके उसे दुखी मत कर, उसके पास खिलखिला करके हंस, उसको होश में ला। वो उसके कान के पास आ करके गुस्से से चिल्लाता है। वो डर से सहम जाती है और अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। अब नर्स बस भाई को दबा देगी, सब काम तू करेगी। मेरी भाई को खाना खिलाना, कपड़े बदलना, पूरा बॉडी मसाज करना, सब तू करेगी, समझ गई ना? और नहीं समझी हो तो फिर से समझा ले। ये तेरे छोटे ठाकुर का घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरा नियम चलता है। अब उसे सौर प्रताप को पता लगेगा कि किसी को खोने के बाद कैसा लगता है। तुम्हारे कारण मेरा भाई आज इस बेड पर पड़ा है, इसे ठीक कर, वरना तुम्हारा तो वो हाल करूँगा ना। अब क्यों? तुमने तो पहले भी रूमी को मार डाला है ना, मुझे भी मार डालो, तब ठीक रहेगा। वो रो ही रही थी। वो रूमी के कातिलों के सामने पा करके भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसी कारण और रोना आ रहा था। उसे सौर तथा ममता जी की याद आ रही थी। कहाँ तो परीक्षा खत्म होने के बाद वो इतनी खुश थी और कहाँ अभी इसके कब्जे में पड़ी थी। प्रिंस और उसके दोनों दोस्त ड्रिंक करते हुए काजल के रोने पर ठहाके लगा करके हंस रहे थे। अरे हमने मारा नहीं था उसे, बस प्यार से थप्पड़ मार रहे थे। पर वो होशियार खुद ही रोड पर कूद पड़ी थी। बेचारी बहुत खूबसूरत थी, बेमौत मारी गई। प्रिंस कहते हुए फिर से ठहाके लगाने लगा था। वो अपनी बेबसी पर सर झुकाए धीरे धीरे सिसक रही थी। उसी वक्त लिली अपने हाई हील के सैंडल को खट खट करती आई। आओ लिली, देखो तुम्हारी दुश्मन को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारा सौर तुम्हारा हुआ, लो ये हमारी जीत की खुशी के जश्न का जाम। कहते हुए उसके हाथ में एक पैक बना करके थमा देता है। वो उससे ले करके एक सांस में ही पी जाती है और काजल के पास आती है, जो उसे यहाँ देख करके हैरान थी। उस रात तुम्हें थप्पड़ मारने पर सौर ने मुझे मारा था ना? वो सौर जो लंदन में मेरे प्यार में खोया रहता था,
हम शादी करने वाले थे, पर उसके पापा की मौत के बाद वो गांव आ करके बस गया और फिर तुम्हें ना जाने कहीं से उठा करके अपने घर में बैठा लिया। तुम नीच लड़की, उसे अपने जाल में फंसा ली। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखती हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें, कहते हुए उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर देती है। वो अपना बचाव करने लगती है, पर लिली की मजबूती के आगे वो कुछ नहीं कर पाती। वो उसे मारते मारते कुर्सी से नीचे गिरा देती है और फिर पैरों से भी मारने लगती है। वो बस रोते रोते बेदम हो करके लेटी हुई थी। प्रिंस और उसके दोस्त मजा ले रहे थे उसकी पिटाई का, पर सुनील उसे रोकता है। अरे लिली, अब छोड़ भी दो, कल मार लेना, फिर उसे जिंदा रखना है। हमें आनंद को ठीक करना है। डॉक्टर ने कहा है इसे सामने रखने से वो ठीक हो जाएगी। तुम अब जाओ और प्रिंस को अपने हुस्न की जाल में फंसाओ, कह करके उसे सर से पैर तक गंदी नजरों से देखता है। वो रुक जाती है और वही कुर्सी खींच करके बैठती है। प्रिंस, एक पैग और दे यार, सारा नशा उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, तुमने मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया। अब मैं अपने प्यार से अपने सौर को पुराने दिनों की याद दिला करके अपना बना लूंगी, कह करके प्रिंस का दिया ग्लास अपने ओंठों से लगाती है। पीने के बाद वो प्रिंस के गले लग करके थैंक्स बोलती है और अपना बैग लेते हुए चल पड़ती है। प्रिंस काजल के चेहरे पर एक बोतल पानी उड़ेल देता है। वो घबरा करके उठ बैठती है। तो तुमने इसके साथ मिल करके सारा खेल रचा है, मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। छोटे ठाकुर तो इससे नफरत करते हैं, इसे देखते ही भगा देंगे, वो सिसकते हुए कहती है। तू उसकी चिंता मत कर जान, वो अपनी अदाओं से उसे पटा लेगी। तू अपने बारे में सोच, और ये पुलिस कहाँ से आई बीच में? कहीं उस इंस्पेक्टर की बात तो नहीं कर रही है जो सौर का दोस्त है और जिसकी दूसरी शादी अभी अभी तुम लोगों ने मिल करके कराई है? कह करके काजल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। वो आश्चर्यचकित होकर के उसका मुंह देखने लगती है। हाँ, मुझे सब पता है डार्लिंग, उसकी प्यारी बीबी को मैंने ही तो मरवाया था। फिर हंसने लगता है। ऐसे मत देखो, उससे बचने के लिए मेरा भाई तेजी से गाड़ी चला करके भागा था ना, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भाई बेड पर जिंदा लाश बना पड़ा है और वो बीबी के साथ जश्न मनाता, ऐसा संभव नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बीबी को उससे दूर कर दिया। तुम लोगों ने फिर से उसकी शादी करा करके ठीक नहीं किया। उस लड़की को फिर मरना हो, कुछ दिन मनाने दो उसे जश्न। वो ठहाके लगा रहा था और वो सौर, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, दांत पीसते हुए बोलता है। उस लिली को पता नहीं है कि डील उसने किया है मुझसे, मैंने नहीं किया है। उन दोनों को मार डालूंगा मैं, तब जाकर के मुझे चैन मिलेगा, वो नफरत से कहता है। काजल उसकी सारी बात सुन करके और तेजी से रोने लगती है। प्रिंस उसे उठा करके कुर्सी पर बैठाता है और कहता है, तुम यहाँ से हिलना भी मत, मैं जरा सा तुम्हारे यार का हाल चाल जान करके आता हूँ। कह करके आनंद के पास जा करके, भाई देख, मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आया हूँ, अब तो उठ जा भाई, देख तेरी काजल तेरे पास बैठी है, उठना भाई। उसके आंखों से दो बूंद आंसू निकल आते हैं। देखी तुम, मेरा भाई कुछ नहीं बोलता है, बस आंखें बंद किए लेटा रहता है। चल आवाज दे इसे, पुकार इसे, वो चिल्लाते हुए कहता है। काजल उसके डर से उसे पुकारती है, आनंद। प्रिंस उसे जोर से पटकारता है, और पुकार, जोर से पुकार, आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए। आनंद, आनंद, वो आवाज लगाती रहती है। लगातार आवाज लगाने से और रोने के कारण उसका गला सूखने लगता है। वो पानी मांगती है, पर प्रिंस उसे एक थप्पड़ लगाता है और फिर उसे आनंद को आवाज लगाने को कहता है। वो रोते हुए पुकारने लगती है। कुछ देर बाद बेहोश हो करके कुर्सी से गिर जाती है। वो तीनों ठहाके लगाते बाहर निकल जाते हैं। प्रिंस नीचे आ करके नौकरानी को कहता है, ऊपर जाओ और उस लड़की को भाई के कमरे में सोफे पर लिटाओ और होश में लाओ। वो पानी मांगे तो दे देना, पर उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना है, समझे? वो उसे गुस्से से कहता है। नौकरानी 20-22 साल की एक लड़की थी, रानो, डरी सहमी सी उसकी आंखें थी। वो हाँ में सर हिला देती है, और हाँ, ध्यान रखना कि वो लड़की उस कमरे से बाहर ना निकल पाए। अपने काम के बीच
बीच में उसे जा करके चेक करती रहना कि वो क्या कर रही है। मेरे लिए रात के खाने में मटन बना करके रखना, मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा बना लेना। वो उसे कहता निकल जाता है। रानो तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। उसे उस मोहनी सूरत लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था। जब से प्रिंस उसको लाया था वो तभी से बाहर से छुप करके सारी बातें सुन रही थी और उन लोगों के जाने का इंतजार कर रही थी। वो जब गेट खोल करके अंदर पहुंची तो वो बेहोश सोफे पर पड़ी थी। वो दौड़ती फ्रिज से पानी ले करके आती है और थोड़ा सा उसके चेहरे पर छिड़कती है। काजल आंख खोल करके उसे ही देख रही थी। कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। वो उठ करके बैठती हुई रो करके बोलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है आनंद के इस हाल को होने में, प्लीज मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। वो रोते बिलखते हाथ जोड़ करके बोली, चुप हो जाओ काजल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बस तुम्हें पानी पीना है तो पी लो, इसके सिवा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। साहब ने तुमको खाना देने से मना किया है। वो कह करके दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। काजल अंदर से रोती, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो, कि रोते हुए रट लगाए रहती है। रानो नीचे आकर के रसोई में चली जाती है और प्रिंस के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। उसे काजल का दुख अपने सीने में महसूस होने लगता है। उसे अपना दिन याद आता है जब उसे आनंद घर जाते समय उठा करके ले आया था। वो अपने पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छोड़ करके दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी, जिससे वो और उसकी माँ के खाने का इंतजाम हो जाता था। उसकी बदकिस्मती थी कि जिस घर में वो काम करने गई थी उस घर के बेटे का दोस्त था आनंद, और फिर उस दिन उससे मिलने आया था। रानो की सुंदरता देख करके बस उसे मुड़ मुड़ करके देखते थे। आनंद उसे देखा तो अपने होश खो बैठा और अपने दोस्त से बातचीत करके उसे घर से काम खत्म होने के बाद जाने के क्रम में रास्ते में ही पकड़ करके अपने घर ले आया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर आनंद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की उसे कमरे में कैद करके रख दिया था और जब मन करता था उसके साथ जबरदस्ती करता। रानो ने एक दो बार भागने की कोशिश भी की थी, उसके बदले उसने अपनी बेल्ट खोल करके उसे बहुत मारा था और वो 2 सप्ताह तक बुखार में जलती रही। उस स्थिति में भी उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो आनंद की ऐसी हालत से बहुत खुश थी। वो प्रिंस के मुंह से कई बार काजल का नाम सुन चुकी थी। वो उससे मिल करके उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, पर वो आज मिली भी तो किस परिस्थिति में। वो उसके लिए बहुत दुखी थी पर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। रात के 8 बज गए थे। सौर और काजल अभी तक घर नहीं आए थे। ममता जी बहुत टेंशन में थी। वो बार बार मुख्य द्वार तक आ करके देख जाती थी पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। शीतल उन्हें परेशान देख करके सौर को फोन लगाती है पर वो फोन नहीं उठाता है। शीतल 4-5 बार फोन करती है पर सौर एक बार भी फोन नहीं उठाता। ममता जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वो शीतल से पानी मांगती हैं और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उनके सर से पसीना छूटने लगता है। शीतल जल्दी से पानी ले करके आती है। पी ही रही थी कि सौर की गाड़ी अंदर आती दिखी। वो गिलास रख करके तेजी से उसके पास जाती है और, बेटा कहाँ था तू इतनी देर और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मेरी घबराहट से हालत ख़राब हो रही थी। काजल कहाँ है? वो गाड़ी के दूसरी ओर काजल को ना पा करके पूछी। सौर का सब्र का बांध टूट गया। वो गाड़ी से उतर करके ममता जी के गले लग जाता है। माँ, काजल को कॉलेज से कोई पकड़ करके ले गया। मैं पुलिस के साथ पूरा गांव और शहर का चप्पा चप्पा घूम गया पर वो कहीं नहीं मिली, कह करके फूट फूट करके रो पड़ा। ममता जी का कलेजा मुंह को आ गया। अब रोमी के बाद काजल, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटा, कहीं वो मोनी के साथ उसके घर तो नहीं चली गई या रीतू के ससुराल चली गई होगी या राजन की पत्नी से मिलने चली गई होगी। बेटा तू उन लोगों से पूछा है ना? वो पागलों की तरह जल्दी जल्दी बोल रही थी। माँ, वो कहीं नहीं है, पुलिस पूरी जगह उसे ढूंढ चुकी है। मैं अच्छा भाई तो बन गया पर काजल का अच्छा दोस्त नहीं बन सका। मैं क्या करूं? काजल का कुछ हो गया तो। बोलते बोलते हुए उसके रोने में तेजी आ गई थी। बहादुर आ करके सौर को कंधे से पकड़ करके अंदर ले गया और शीतल
ममता जी को अंदर ले गई। दोनों को कुर्सी पर बैठा करके सब नौकर उन्हें सांत्वना देने लगे थे, जिससे सौर और भी रोने लगा था। ममता जी खुद को संभालती हुई सौर को चुप कराने लगती हैं और शीतल पानी लाने चली गई थी। वहाँ सब काजल के सलामती के लिए दुआ करने लगे थे। वो बहुत ही नेक और भली लड़की थी, सबके साथ बहुत ही प्यार से बात करती थी। सबको रूमी के अंजाम को देख करके काजल के लिए डर लग रहा था। देर रात आया था, उसके साथ 4 लोग और भी थे जो नशे में चूर थे। चलो तुम लोग बैठो, मैं खाना लगवाता हूँ, कह करके रानो को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है। वो बोतल के जिन्न की तरह हाजिर हो जाती है। चलो हम पांचों का खाना लगाओ। वो किचन में चली जाती है। फ्रेंड्स तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, कह करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोल करके अंदर आता है तो काजल सोफे पर रोते रोते सोई पड़ी थी। वो उसे बालों से पकड़ करके उठाता और आनंद के पास लगी कुर्सी पर पटक करके बैठाता है। क्या कहा था मैंने, भूल गई तू? एक बार थप्पड़ खा करके मन नहीं भरा है तुम्हारा? कहो तो फिर से मुंह लाल कर दूं। वो उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहता है। वो सहम जाती है, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब मैं यहीं बैठी रहूँगी। वो दिन में उसके थप्पड़ों को याद करके डरते हुए बोली, गुड गर्ल, तुम ऐसे ठीक से रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जब मैं खुश होऊंगा तो तुम्हें मार नहीं लगेगी, इसलिए तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, समझे? चल अब धीरे धीरे आनंद की आवाज़ें लगाती रहा, मैं खा करके आता हूँ, कह करके वॉशरूम में जा करके कपड़े चेंज करके गेट बाहर से बंद करते हुए नीचे चला जाता है। वहाँ रानो खाना लगा चुकी थी और खड़ी हो करके उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। तुम लोगों को पता है ये मैं अपनी बहुत बड़ी जीत की पहली खुशी की पार्टी दे रहा हूँ। जब मेरा भाई बेड से उठ जाएगा तब ग्रैंड पार्टी दूंगा। क्यों रानो, मेरे भाई के ठीक होने की खुशी में जश्न मनाएगी ना मेरे साथ? वो रानो को चिढ़ाता हुआ पूछ रहा था। हे प्रिंस, ये आइटम कौन है? खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है, खुद की तरह। उसका एक दोस्त उसे गंदी नज़रों से देखते हुए बोला। ये मेरे भाई की एक्स आइटम है, तो अब मेरी नौकरानी है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए जिंदा रखा हूँ, वरना कब का मार चुका होता। प्रिंस उसे जताते हुए कहता है। सब दोस्त ठहाके लगाते हैं। रानो उसके वार्निंग वाले अंदाज पर अंदर तक सिहर उठती है। वो तो आनंद के मरने का इंतजार कर रही थी, वरना अपने गंदे वजूद के साथ वो भी नहीं जीना चाहती थी। वो सोच चुके थे जिस दिन आनंद की मौत देख लेगी उस दिन आत्महत्या कर लेगी। प्रिंस खाना और ड्रिंक के बाद ओवरलोड हो चुका था। उसके चारों दोस्त आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करके ड्रिंक कम किए थे, जिससे वो चारों होश में थे। रानो पूरा जूठा बर्तन समेट करके साफ सफाई कर रही थी। प्रिंस वहीं डाइनिंग हॉल में बैठे बैठे सो चुका था। वो चारों दबे पांव उठे, उनमें से एक जा करके मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर आया और फिर चारों जा करके किचन से रानो का मुंह दबाते हुए एक कमरे में ले करके चले जाते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। आधी रात में कहीं कुछ खटका था, जिससे सौर की नींद खुल गई थी। इधर बहुत मुश्किल से ममता जी ने उसे अपनी कसम दे करके एक गिलास दूध पिला करके सुलाया था। सौर काजल को सोच रहा था, उसकी आंखें गीली होने लगी थी। न जाने रास्ते में वो कहाँ और किस हाल में होगी। कितने सपने हैं उसकी आंखों में, पिता का सपना पूरा करना, उसे भगवान उसे हर मुसीबत से बचाना। वो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह चले थे। उसी रात होटल के कमरे में बेड पर तकिए को पकड़ करके लेटी लिली बहुत खुश थी। सौर, मैं कल आ रही हूँ, तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। तुम और तुम्हारी माँ बहुत भोले हो सौर, तुम लोग ज़रूर मुझे माफ़ करके अपना लोगे और फिर हमारी शादी होगी। तुम मेरे पति बनोगे और मैं बनूंगी मिसेज लिली। सौर प्रताप, वाह मज़ा आ जाएगा। यस बोल करके तकिए को सीने से लगाती है, आंखें बंद करके मीठे सपनों में खो जाती है। सुबह प्रिंस की आंख खुलती है तो वो रानो की आवाज़ लगाता है। कुछ देर बीत जाने के बाद
वो नहीं आती है तो प्रिंस को आश्चर्य होता है। आज पहली बार था जब वो नहीं आई थी, वरना एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। वो अपना नशे के ओवरडोज होने के कारण दुखते सर को पकड़ करके उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है, पर वहाँ सब कुछ रात का बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से उसे आवाज़ लगाता, फिर भी वो नहीं आती है। वो सब कमरे का दरवाज़ा खोल करके देखने लगता है। वो एक कमरे में वो रोती सिसकती पड़ी थी, उसके चेहरे पर रात भर हुई बर्बरता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्रिंस झुक करके उसे उठा करके बैठाता है और किसने किया ये सब पूछता है। आपके दोस्तों ने, वो रोते हुए बोलती है। कुछ देर रुक करके, ओह मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, अब खुश, चलो उठो, मुझे लेमन टी बना करके दो, सर फटा जा रहा है। वो बेपरवाही से कह करके बाहर निकलता है। रानो उसके व्यवहार पर जोर जोर से रोने लगती है। इतनी बड़ी बात और ये तरीका, वो मन ही मन प्रिंस के मर जाने की दुआ करती है। तभी प्रिंस की चिल्लाती आवाज़ सुन करके किसी तरह घसीटते हुए खुद को समेटती है और उठ करके बाहर आती है। वो सोफे पर बैठा उसे खूंखार नज़रों से घूरता है। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मैंने उनकी तरफ से सॉरी बोला ना, और कौन सा पहली बार हुआ है तुम्हारे साथ ये सब जो इतना रायता फैला रही हो? चलो मुंह हाथ धो करके काम पर लगो, मेरा चाय ले करके भाई के कमरे में आओ। वो गुस्से से कहता चला जाता है और वो रोती हुई वॉशरूम में घुस जाती है। प्रिंस जब कमरे में जाता है तो काजल कुर्सी पर ही सो रही थी। वो उसे गौर से देखने लगता है। उसकी सुराहीदार गर्दन एक ओर लटकी हुई थी और दुपट्टा सीने से नीचे उसकी गोद में पड़ा था। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत प्रिंस के इरादों को फेल कर रही थी। वो उस पर झुक करके उसके गालों को अपने हाथों से सहलाता है। काजल उसके छुअन से जाग जाती है और प्रिंस को खुद के ऊपर झुका पा करके तेजी से उसे धकेल करके दुपट्टा ठीक करती है और उसके अचानक धकेल देने से गुस्से में वो आ जाता है और उसे पकड़ करके 2-4 थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे धक्का दो, रुक मैं तुझे बताता हूँ, कह करके उसका दुपट्टा खींच करके फेंक देता है और उसे खींचते हुए सोफे पर धकेल करके उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। नहीं प्रिंस, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।